कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली, मुंबई, भीलवाड़ा, आगरा जैसे तमाम क्षेत्रों में क्लस्टर नियंत्रण रणनीति पर काम कर रहा है और इसके सकारात्मक नतीजे भी आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से कड़े कदम उठाने का भी आदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 117 लोगों की अभी तक मौत हुई है। 24 घंटों में संक्रमण के 354 नए मामले आए हैं। या शाम को 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आंकड़े रखे गए। पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की हुई है मौत। मृतकों की संख्या में सोमवार की तुलना में मंगलवार को कमी आई है। लॉकडाउन का सख्त पालन और सघन निगरानी तंत्र की मदद से संक्रमण पर नियंत्रण में मदद मिल रही है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आगरा, नोएडा, पूर्वी दिल्ली, भीलवाड़ा और मुंबई में ज्यादातर प्रभावित इलाकों में हो रहा है सुधार। शहरों में प्रौद्योगिकी आधारित नई सेवाओं का कोरोना नियंत्रण अभियान में प्रभावी सहयोग दिखाई दे रहा है और जिसका असर भी दिख रहा है। राज्य सरकारों को ऑक्सीजन की आपातपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक शोध के मुताबिक ये सामने आया है कि एक कोविड संक्रमित व्यक्ति 30 दिन में 406 लोगों को संक्रमित करता है अगर वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन करता है। और इसी के साथ ये भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अस्पताल, होटल और दूसरे सेंटर कोविड सेंटर की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, भीलवाड़ा, आगरा में छोटे छोटे क्षेत्रों को चिन्हित कर क्लस्टर नियंत्रण रणनीति पर काम कर इस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है, जिसका असर सकारात्मक दिखाई दे रहा है। अभी तक 1,07,000 लोगों का टेस्ट हो चुके हैं। 24 घंटों में तकरीबन 11,000 से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और इसमें 800 के करीब वो टेस्ट हैं जो 2 बार किए गए हैं। और इन तमाम टेस्ट को करने के लिए 136 सरकारी और 59 निजी लैब तय की गई हैं। वहीं पर ये टेस्ट हो रहे हैं। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है। लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर जोर दे रहा है। सामाजिक दूरी ही सामाजिक वैक्सीन है। राज्य सरकारें प्रोएक्टिव कदम उठा रही हैं। आवश्यक सामानों की आपूर्ति, सामान्य दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। 152 से ज्यादा फ्लाइट से सामानों की ढुलाई की जा रही है। रेलवे की तरफ से भी सामान भेजा जा रहा है। तो लगातार अनिवार्य जो आपूर्ति है उसकी किसी तरह की कोई कमी ना हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री ने अधिकारियों से जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाने को कहा है। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़कर 4,789 हो गए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,312 है। 352 लोग उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 124 लोगों की मौत। सरकार ने आज कोविड-19, उससे पैदा हुए हालात और इससे निपटने को लेकर उठाए जा रहे कदमों की विस्तृत समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, हरदीप सिंह पुरी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आदि ने भी शिरकत की। समूह को कोरोना वायरस के मामले बढ़ने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदमों और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी गई। जीओएम ने प्रयोगशालाओं में टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाने के उपाय करने की सिफारिश की। साथ ही लोगों से की पीएम के सुझाव मानने की अपील। मंत्रियों के समूह ने लॉकडाउन के बाद की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। समूह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के उस निर्णय का स्वागत किया जिसमें सभी सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कटौती करने और सांसद निधि को 2 वर्ष के लिए स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी चुनिंदा दवाइयों पर लगी निर्यात रोक हटा ली है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन दवाइयों की देश में पर्याप्त स्टॉक को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। 14 दवाइयों पर प्रतिबंध हटाने को अधिसूचित किया गया। महामारी से बुरी तरह प्रभावित देशों को भी दवाइयों की आपूर्ति की जाएगी।
पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अब भी लाइसेंस श्रेणी और निरंतर निगरानी में रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी पर चर्चा की। दोनों देशों ने कोविड-19 के स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव और आर्थिक प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के तहत दोनों नेताओं ने भारत और स्वीडन के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग और डेटा साझा करने की क्षमता पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधा और सहायता प्रदान करने का वादा किया, जो यात्रा प्रतिबंधों के कारण फंसे हो सकते हैं। दोनों देशों ने यह भी सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संपर्क में रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक के साथ कोविड-19 पर टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की। दोनों नेता इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देश इस स्वास्थ्य संकट के दौरान नियमित रूप से संपर्क बनाए रखेंगे, ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके और सहयोग और पारस्परिक सहायता के अवसरों का पता लगाया जा सके। ओमान प्रधानमंत्री ने वर्तमान स्थिति में ओमान में भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने भारत में ओमानी नागरिकों को सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए समर्थन के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सैद के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुल्तान हैतम बिन तारिक के शासनकाल और ओमान के लोगों की शांति और समृद्धि के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ओमान को अपने विस्तारित पड़ोस का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। देश में 14 अप्रैल तक घोषित 21 दिन के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना वायरस के कारण देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। कई विशेषज्ञों ने भी केंद्र सरकार से देश में जारी लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है। देश में 14 अप्रैल तक घोषित 21 दिन के लॉकडाउन को लेकर अटकलों का दौर जारी है। क्या ये आगे बढ़ेगा? इस बीच खबर है कि कोरोना वायरस के कारण देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि कई सारे राज्यों ने केंद्र सरकार से देश में जारी लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है। विशेषज्ञों ने भी केंद्र सरकार को इसी तरह की सलाह दी है। केंद्र सरकार राज्यों और विशेषज्ञों की सलाह पर विचार कर रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव समेत कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान सरकार ने भी कहा है कि वो केंद्र की सलाह माने। The Honorable Prime Minister, the Government of India, please extend the lockdown without any hesitation. Consult everybody. Consult every Chief Minister. Have a video conference with the entire country. But take a conscious decision, because we have no other weapon in India to contain this disease, this dreadful virus. Our only weapon could be extending the lockdown. Exactly, there is no weapon. To the best of my knowledge, to the best of my experience, I think हमारे पास कोई चारा नहीं है, लॉकडाउन को कंटिन्यू करना चाहिए। सब राज्यों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉक आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या उस पर लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। फैसला करेंगे। जनता की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। लॉकडाउन सह लेंगे, अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे लेंगे? अभी जो परिस्थिति मैं भोपाल में देख रहा हूं, इंदौर में देख रहा हूं, उसमें हमें सावधानी बहुत रखने की जरूरत है। और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे। जनता की जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां देख के फैसला करेंगे। यूपी सरकार की ओर से भी सोमवार को कहा गया था कि अगर कोरोना वायरस का एक भी मामला प्रदेश में रहेगा तो लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा। ऐसे में
लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा गया है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। सरकार उचित समय पर सही आकलन के आधार पर फैसला करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस बारे में अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित कर दिया था। लॉकडाउन की सीमा 14 अप्रैल को खत्म हो रही है। और वेतन में 30% कटौती के बाद संसद सदस्यों के भत्तों में भी 1 साल तक कमी का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार से परामर्श के बाद संसद की संयुक्त समिति के निर्णय को राज्यसभा के सभापति और स्पीकर ने दी मंजूरी। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता घटाकर ₹49,000 और कार्यालय व्यय भत्ता घटाकर ₹54,000 किया गया है। ठीक है, सरकार जो करे हम तो सरकार के साथ हैं। इस इशू पे हम लोगों को कोई राजनीति नहीं करनी। ये देश में इस समय संकट है, इसमें सारे लोगों को, सारे नेताओं को एकजुट होकर देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश का सवाल है, देश ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, राजनीति कहाँ होगी। इसलिए राजनीति करने का समय नहीं हो। हम सभी साथियों से कहते हैं इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया न करें, राजनीति न करें, केवल लोगों की सेवा करें, मदद करें और ये सोच कर करें कि हम देश के साथ खड़े हैं। देश हमारा है, देश बचेगा तो सब बचेंगे, देश रहेगा तो राजनीति भी होगी, देश ही नहीं होगा तो राजनीति कहाँ से होगी। यूपी सरकार ने हर जिला मुख्यालय पर कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाने का ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोकने में काम कर रहे पुलिस कर्मियों सहित प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को 50-50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा देने की घोषणा की है। कोविड-19 के खिलाफ देश भर में जंग जारी है। केंद्र के साथ ही तमाम राज्य सरकारें भी तेजी से कदम उठा रही हैं। बात उत्तर प्रदेश सरकार की करें तो राज्य सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए कोविड केयर फंड का इस्तेमाल कोविड-19 संक्रमण की जांच की सुविधाओं को बढ़ाने में करेगी और प्रदेश के सभी 24 मेडिकल कॉलेजों में जांच लैब के साथ साथ हर जिले में एक कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ कोरोना को परास्त करने के लिए लगा हुआ है। ये अब तक की सबसे बड़ी अभियान का हिस्सा हम इसे मान सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 4-5 दिनों के अंदर केसेस कुछ बढ़े हैं। आज के दिन पर जो हमारे पास कुल केसेज हैं वो 308 हैं और इनमें 168 तबलीगी जमात से जुड़े हुए कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं। प्रदेश के अंदर इसको हर स्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। जब कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आया था तब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी लैब नहीं थी। आज भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर 10 टेस्टिंग लैब वर्तमान में सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं। कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के विभिन्न तबकों का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। हम लोगों ने तय किया है कि कोविड केयर फंड का उपयोग हम प्रदेश के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोरोना के खिलाफ जिन सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, पीपीई, N95 मास्क, 3 लेयर मास्क, थर्मल एनालाइजर, इन सब के वेंटिलेटर्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया को भी और आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने अब तक
कोरोना टेस्टिंग के 10 लैब्स प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर सभी मंडलीय मुख्यालय के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोरोना टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करेंगे और इसकी कार्रवाई को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन करते हुए इस प्रक्रिया को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हमारे पास 24 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं। 10 में पहले से ही हमारे पास टेस्टिंग लैब्स हैं। इनके अपग्रेडेशन की कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ 14 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर अब तक कोविड-19 की टेस्टिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। इन 14 मेडिकल कॉलेजेस में भी कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी स्थापित करने के लिए लैब्स स्थापित करने की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी जनपदों में 75 के 75 जनपदों में कोविड-19 की जांच के लिए कलेक्शन सेंटर स्थापित हो सकें, इसको भी हम लोगों ने इस कार्यवाही को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर 6 कमिश्नरी मुख्यालय ऐसे हैं जहां पर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं हैं। वहां पर हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से वहां पर एक टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करने की कार्रवाई हम उन सभी 6 के 6 जनपदों में करने जा रहे हैं, जिसमें देवीपाटन मंडल में गोंडा में, मिर्ज़ापुर मंडल में मिर्ज़ापुर के अंदर, बरेली मंडल में बरेली के अंदर, इसी प्रकार से मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद में, वाराणसी मंडल में बीएचयू में एक लैब है, लेकिन एक लैब वहाँ के हॉस्पिटल में भी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की है, एक वाराणसी में और एक अलीगढ़ में। ये 6 मंडलीय मुख्यालयों में शेष हमारे 10 मेडिकल कॉलेजेस में जो ये फैसिलिटी पहले से मौजूद है, इसको अपग्रेड करने की कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। लेवल 3 की लैब्स वहाँ पे बनेंगी। किसी भी प्रकार के वायरस की जांच के साथ साथ उसकी रिसर्च की फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए भी ये सभी जनपद आगे कार्य कर सकेंगे। इस पर कार्य करने के लिए कार्य योजना बना दी गई है। और तीसरे चरण में जो हमारी कार्रवाई साथ साथ प्रारंभ हुई है कि जो 14 मेडिकल कॉलेजेज हैं अलग अलग जनपदों में बनाए गए हैं, जो फंक्शन में हैं, इन सब में भी कोरोना टेस्टिंग की हम लोग लैब्स स्थापना करेंगे। ये कार्रवाई हमारे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। इसके अलावा सभी जनपदों में, हर एक जनपद में हम लोग कलेक्शन सेंटर बना करके इस प्रक्रिया को, क्योंकि वहाँ पर जो भी एपरेटस खरीदने होंगे, जो भी इक्विपमेंट खरीदने होंगे, इन सब को हम लोगों ने अभी से एक कमेटी गठित करते हुए इस प्रक्रिया को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने के लिए, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हमें विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व भारत को इस वैश्विक महामारी से पूरी तरह प्रोटेक्ट किया हुआ है। लॉकडाउन की ये कार्रवाई 130 करोड़ लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी लोग लॉकडाउन के इस अनुशासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी हो। हमने आज भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। मैंने उत्तर प्रदेश की अपनी टीम 11 को इस बात के लिए पूरा निर्देश दिए हैं, एक कहीं भी भोजन का संकट ना आने पाए। दूसरा,
किसी भी प्रकार के उपचार में कहीं कोई शिथिलता न हो, इस पर भी युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ हो। ये कार्रवाई पूरे प्रदेश के अंदर, मुझे विश्वास है कि हम 23 करोड़ जनता को कोरोना से बचाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ है, निश्चित ही उत्तर प्रदेश में इसको सफलता प्राप्त होगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मंगलवार को 5 सूत्री कार्य योजना की घोषणा की और कहा कि शहर के अति प्रभावित क्षेत्रों में बिना किसी क्रम के 1 लाख लोगों को चुनकर उनकी जांच की जाएगी। अगर आप सोते रहे और कोरोना फैल गया तो उसके बाद आप कोरोना को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोरोना से जो देश कोरोना से 2 कदम आगे रहे, 3 कदम आगे रहे, उन्होंने कोरोना को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया। इसके लिए हम सब लोगों ने मिलके, मैंने कई एक्सपर्ट्स के साथ पिछले कुछ दिनों से मैं बात कर रहा हूँ, कई डॉक्टर्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कई लोगों से बातचीत करने के बाद हमने 5 स्टेप 5 बिंदुओं का हमने प्लान बनाया है कि हम आने वाले दिनों में दिल्ली में कोरोना को कैसे नियंत्रित करेंगे। इसमें ये एक तरह से 5T है, 5T प्लान है। पहला T है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की, वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। और अगर आप टेस्टिंग नहीं करेंगे और कोरोना फैलता गया, नीचे एक आदमी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, और इस तरह से ये चारों तरफ फैल जाएगा। हम साउथ कोरिया का एग्जाम्पल देखते हैं कि साउथ कोरिया ने किस तरह से बहुत बड़े स्तर के ऊपर टेस्टिंग कर करके उन्होंने एक एक आदमी को आइडेंटिफाई किया कि इसको कोरोना है, इसका इलाज कराओ, इसको कोरोना है, इसको क्वारंटाइन कर दो। उन्होंने एक एक को आइडेंटिफाई किया ताकि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना कर सकें। अगर हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन संक्रमित हो गया, कौन इन्फेक्ट हो गया और कौन इन्फेक्ट नहीं हुआ। इसको अब हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर साउथ कोरिया की तरह करने जा रहे हैं। अभी तक टेस्टिंग किट्स की बड़ी समस्या थी, अब थोड़ी सी समस्या सुधरी है। हमने ऑलरेडी 50,000 लोगों के टेस्ट के लिए ऑर्डर किया हुआ है और वो ऑर्डर आने चालू हो गए हैं। 1 लाख लोगों के रैपिड टेस्ट के लिए हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है और शुक्रवार से हमें वो 1 लाख रैपिड टेस्ट कराने के लिए हमारे पास डिलीवरी चालू हो जाएगी। रैपिड टेस्ट आने के बाद जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जहां हमें लगता है कि कोरोना के पेशेंट थोड़े से ज़्यादा निकले, जैसे मरकज़ में निकले, मरकज़ के आसपास का जो निज़ामुद्दीन का एरिया है, उस तरह से दिल्ली में दिलशाद गार्डन में थोड़े से ज़्यादा निकले थे। तो उस तरह से जितने हमारे ऐसे एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ के अंदर हम ज़्यादा रैपिड टेस्ट को ज़्यादा इस्तेमाल करके वहाँ पे रैंडम टेस्ट कराएंगे ताकि हमें पता चल सके कि कोरोना कहीं वहाँ ज़्यादा फैल तो नहीं रहा और हमें पता ही ना चले। तो रैपिड टेस्ट को इस्तेमाल किया जाएगा और जो डिटेल्ड टेस्ट होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी टीम बहुत एफिशिएंट टीम है, हमारे अफसरों की, डॉक्टर्स की, वो आइडेंटिफाई करती है और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ये ट्रेसिंग अभी तक दिल्ली के अंदर बहुत अच्छे स्तर के ऊपर चल रही है। अब हमने पुलिस की मदद भी लेनी चालू की है। एक आदमी पॉजिटिव निकला, उसने हमें बताया जी पिछले 14 दिन के अंदर मैं इन 100 लोगों से मिला था। हमने उन 100 लोगों को कहा कि भाई आप अब सेल्फ क्वारंटाइन में घर में 14 दिन रहोगे। अब वो 14 दिन घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, इसके लिए हम पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस को हमने अभी तक 27,702 लोगों के फोन नंबर दिए हैं, ये पता करने के लिए कि वो जो सेल्फ क्वारंटाइन वाले हैं वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उनके फोन से पता चल जाता है कि फोन का मूवमेंट तो नहीं हो रहा, वो घर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। उसके ऊपर फिर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पता कर रहे हैं कि मरकज के जो लोग निकले थे, लगभग 2000 फोन नंबर आज हम पुलिस को देने वाले हैं
कि मरकज के अंदर जितने लोग थे वो कहीं आसपास बाहर के एरिया में तो नहीं घूमे थे। अगर वो बाहर के एरिया में घूमे थे और वो कहां कहां गए थे वो पता चलेगा, तो उन एरियाज को सील कर दिया जाएगा। तो ट्रेसिंग के बेसिस पे हम सेल्फ क्वारंटाइन करेंगे, सीलिंग करेंगे और मॉनिटरिंग करेंगे कि लोग सेल्फ क्वारंटाइन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। जो बीमार हो जाता है फिर उसका इलाज कराना है हमें। अभी तक दिल्ली में लगभग 525 टोटल कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। हमने इस टाइम ऑलरेडी लगभग 3000 बेड्स की क्षमता तैयार कर ली है। एलएनजेपी हॉस्पिटल हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। अब वहां पे कोई इलाज नहीं हो रहा है। 1500 बेड वहां पे हैं। वहां पे केवल और केवल कोरोना वालों का इलाज होगा। जीबी पंत हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, उसको हमने कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। वहां पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 450 बेड्स हैं, उसको हमने पूरी तरह से कोरोना हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। वहां पे अब किसी का इलाज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से 2450 बेड्स सरकारी क्षेत्र में हैं और 400 बेड्स हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड डिक्लेयर कर दिए हैं। इसमें मैक्स साकेत का ई ब्लॉक पूरी तरह से कोविड डिक्लेयर कर दिया गया है, जहां पे 318 बेड्स हैं। अपोलो के 50 बेड्स कोविड डिक्लेयर कर दिए गए, वहां पे और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। गंगाराम कॉलमेट के 42 बेड्स, वो अलग बिल्कुल बिल्डिंग है उनकी, उसको हमने कोरोना के लिए डिक्लेयर कर दिया, वहां और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये सारे मिला के 2950 बेड्स बनते हैं। आज दिल्ली में 525 पेशेंट्स हैं। 2950 बेड्स हमारे कोरोना के लिए अलग से ईयरमार्क कर दिए गए हैं। तो लगभग अगर 3000 तक पेशेंट्स होते हैं तो हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स हैं। 3000 क्रॉस कर जाता है तो हम जीटीबी हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोरोना डिक्लेयर कर देंगे। जीटीबी में हमारे पास 1500 बेड्स हैं, तो 4500 बेड्स हो जाएंगे। इस तरह से हमने प्लानिंग की है कि 3000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 4000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 5000 पेशेंट होंगे तो क्या होगा, 6000 पेशेंट होंगे तो किसको टेक ओवर करेंगे। इस तरह से 30,000 एक्टिव पेशेंट्स, अगर दिल्ली में 30,000 पेशेंट्स हो जाते हैं, एक्टिव पेशेंट्स, ट्रीट किए हुए नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में आए, इलाज हो गया, ठीक हो गए और घर चले गए, वो नहीं। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स जब दिल्ली में अगर होंगे, उसकी हमने पूरी तैयारी की है। 30,000 एक्टिव पेशेंट्स में हमारे पास 8,000 हॉस्पिटल के बेड्स होंगे। वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में होंगे उसकी सारी चिन्हित कर लिया गया है कि इतने के बाद फिर इस हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लेंगे, इतने के बाद इस हॉस्पिटल को टेक ओवर। 12,000 होटल के कमरे टेक ओवर किए जाएंगे। किस किस होटल को कब टेक ओवर किया जाएगा इसकी भी चिन्हित कर लिया गया है कि 8,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, 7,000 पेशेंट होने के बाद इस होटल को टेक ओवर किया जाएगा, और 10,000 पेशेंट्स को बैंक्वेट्स और धर्मशालाओं में रुकवाया जाएगा। तो 30,000 जब हमारे पास पेशेंट्स होंगे तो जो सबसे सीरियस पेशेंट्स होंगे, जिन पेशेंट्स को हार्ट की बीमारी या लिवर की बीमारी या कैंसर या सांस की बीमारी या डायबिटीज होगी, वो और जो 50 के ऊपर की उम्र के होंगे, इन लोगों को अस्पताल में रखा जाएगा। और जिन लोगों को माइनर सिम्टम्स होंगे, जो 50 के कम की उम्र होंगे, कोई और बीमारी नहीं होगी इस तरह के, उनको हम होटल में और धर्मशाला में आइसोलेशन में रखेंगे। लेकिन वहां भी सारी मेडिकल सुविधाएं मौजूद होंगी, वहां भी डॉक्टर्स, नर्सेस, सारी मेडिकल सुविधाएं मौजूद होंगी। लेकिन जो सीरियस किस्म के पेशेंट्स होंगे उनके लिए 8,000 बेड्स का इंतजाम किया जाएगा। कितने पेशेंट्स होने पे हमें कितने वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, इसका भी पूरा खाका तैयार है। 30,000 पेशेंट्स होने पे हमें 400 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी, 1200 ऑक्सीजन के बेड्स की जरूरत पड़ेगी। इनकी सबकी तैयारी की जा रही है, काफी तैयारी हो चुकी है। हमें कितने पीपी किट्स की जरूरत पड़ेगी कितने पेशेंट्स पे, इसकी पूरी कैलकुलेशन की जा चुकी है। इस वक्त बाकी चीजों की उतनी दिक्कत नहीं है, पीपी किट्स की थोड़ी सी समस्या आ रही थी,
थोड़ी सी मदद कल केंद्र सरकार से पहुंची है। हमें पीपी किट्स के हमने काफ़ी सारे ऑर्डर कर दिए हैं, लेकिन अगले हफ्ते तक वो ऑर्डर आने चालू होंगे। इस दौरान थोड़ी इमरजेंसी सिचुएशन थी। कल केंद्र सरकार से परसों चिट्ठी आई है कि 27,000 पीपी किट्स वो हमें दे रहे हैं, वो आज या कल में आ जाएगी। तो फिलहाल पीपी किट्स की समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। तो ये ट्रीटमेंट है, तीसरा टी ट्रीटमेंट है। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। ये कोरोना को अकेले कोई नहीं ठीक कर सकता। कोई अगर ये सोचे कि मैं अकेला कोरोना को ठीक कर दूं, वो नहीं हो सकता। ये टीम वर्क पे जब तक हम काम नहीं करेंगे टीम की तरह, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं। राजनीति से ऊपर उठ के सारी सरकारें, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सारी एजेंसीज, सब एक टीम की तरह काम कर रही हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। इसमें सारी राज्य सरकारों को भी मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हम दिल्ली के लोग यहाँ बैठ के सोचें कि अपने को दिल्ली दिल्ली का सोचना है, महाराष्ट्र में कोई बीमार पड़ रहा है तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में अगर कोई बीमार है और जिस दिन लॉकडाउन खुला और वो दिल्ली आ गया तो फिर अपने दिल्ली में फैल जाएगा। दिल्ली में कोई बीमार है और कल लॉकडाउन खुलेगा, वो पश्चिम बंगाल चला गया तो वहां पे फैल जाएगा। तो अपने सारे सरकारों को और सारे देश के लोगों को एक परिवार की तरह एकजुट होकर एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। और सारी राज्य सरकारों को हमें आपस में एक दूसरे से सीखना भी है। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं देखता हूं कि तमिलनाडु में ये हो गया, महाराष्ट्र के अंदर ये हो गया, केरला में ये हो गया, पश्चिम बंगाल में ये हो गया, राजस्थान में ये हो गया, मध्य प्रदेश में उन्होंने ये अच्छा काम किया। हमें एक दूसरे से सीख के एक टीम की तरह काम करना है। डॉक्टर्स और नर्सेज हमारी इस टीम का, हमारे इस परिवार का अहम हिस्सा हैं। किसी भी हालत में हमें उन्हें बचाना है। वो हमारे सबसे बड़े सिपाही हैं। वो हमारी इस टीम का उनके परिवार का हमें ख्याल रखना है। कहीं कहीं मैं देखता हूं कि डॉक्टर्स के साथ उनके पड़ोसियों को, उनके कॉलोनी वालों को उन्होंने कहा कि आपको तो कोरोना हो गया होगा, आप कॉलोनी में मत घुसिए। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस कड़ी का हिस्सा हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारे देश के लोग। हम सब लोगों को इस वक्त, लॉकडाउन के वक्त, एक अनुशासित तौर पे अपने घर में रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है। वहीं गुजरात सरकार ने कहा है कि वो कोरोना के खिलाफ त्रिस्तरीय मोर्चे पर काम कर रही है। सिर्फ 6 दिन में 1200 बेड का आइसोलेटेड डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल खड़ा किया गया है, जबकि सभी जिलों में 100 बेड के डेडिकेटेड आइसोलेटेड अस्पताल तैयार किए गए हैं। रूपाणी ने लॉकडाउन के आदेशों का पूरा पालन करने को जरूरी बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारा लक्ष्य है कि गुजरात में कोई भी भूखा न रहे जी, और सब लोग 21 दिन तक उनको पर्याप्त मात्रा में सब्जी, अनाज, दूध मिलता रहे, उसकी व्यवस्था भी हमने की है। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए इस साल प्रदेश में गेहूं की खरीद थोड़ी थोड़ी मात्रा में और लंबे समय तक करने की योजना बनाई है। ऐसा सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल प्रदेश में गेहूं खरीद। आशा तो ये करते हैं कि लॉकडाउन 15 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। मानो कोई भी कारण रहता है, लेकिन फसल तो कटाई का समय पीक पर है और हमने ये प्रोक्योरमेंट है, ये शुरू भी करनी है। अब ये जो क्रूशियल टाइम है, सामान्य दिनों की प्रकार जैसा पहले प्रोक्योरमेंट होती थी उस प्रकार तो शायद हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो एक मंत्र है उसको ध्यान में रखते हुए हर एक को इसकी अनिवार्यता एक प्रकार से समझ में आ ही रही है। तो इस कारण से इस बार प्रोक्योरमेंट ये थोड़े थोड़े मात्रा में लंबे दिनों तक करने की एक योजना बनाई है। और इस क्रूशल समय के अंदर हम लोगों ने जो योजना बनाई है, मुझे खुशी है कि आज आड़ती वर्ग ने भी, उनसे आज हमारी बातचीत हुई है मीटिंग करके, और हम लोगों ने उस पर उनको सहमति जताई है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जो योजना बनाई गई है उसमें वो भी सहयोग करेंगे। पिछले बार गेहूं की प्रोक्योरमेंट के लिए 477 मंडियां और परचेज सेंटर ये सब पूरे प्रदेश में बने हुए थे, लेकिन इस बार योजना बना करके हमने उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर जगह पर गेहूं आए, इसलिए संख्या बढ़ाकर लगभग 2000 ये सब मंडियां और परचेज सेंटर्स ये रहेंगे और इसको थोड़ा लंबे समय तक
करने की योजना है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे आड़तियों की इस बार रहेगी, क्योंकि आड़तियों को भी अपना सारा सिस्टम 477 की बजाय 2000 स्थानों पर एक प्रकार से उनको डिस्ट्रीब्यूट करके उस सारे काम को करना होगा। उसी प्रकार से लोडिंग अनलोडिंग, वहाँ पर आड़ती अपनी जहाँ कहीं सफाई कराएंगे, लदान कराएंगे, मजदूरों को उनको डिप्यूट करना होगा। इन सारे कामों के लिए आड़तियों को एक विशेष योगदान रहेगा। किसानों को भी अपने हर वर्ष के प्रकार करने के बजाय जहाँ कहीं बुलाया जाएगा, जिस दिन बुलाया जाएगा, उसके हिसाब से वहाँ पहुँचेंगे तो ये सारा काम सफल हो पाएगा। इन सब के बीच तमाम सरकारें कोरोना के खिलाफ जंग में लगे वॉरियर्स के लिए मदद का ऐलान कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोकने में काम कर रहे पुलिस कर्मियों सहित प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को 50-50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा देने की घोषणा की। वहीं गोवा सरकार ने राहत कार्य में हिस्सा ले रहे स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन के साथ साथ सफाई कर्मियों और सुरक्षा गार्डों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा की। कुल मिलाकर पूरा देश कोरोना को हराने में लगा है और हम सब मिलकर ये जंग जीतेंगे। मिजोरम के आइजोल में वाणिज्य और उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गांव की ओर से घरेलू सब्जियों को लाने और आइजोल शहर में बिक्री का बेहतर प्रबंधन पर विचार किया गया। आइजोल को 12 जोन में विभाजित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक का नेतृत्व एक जोनल अधिकारी करेगा, जो संबंधित जोन में सब्जियों की आपूर्ति में स्थानीय कार्यबलों के साथ समन्वय करेगा। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड कोरोना वायरस महामारी के कारण फेस मास्क की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में कोहिमा स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक चेहरे पे लगाने वाले मास्क के उत्पादन के साथ साथ सुरक्षात्मक उपकरण भी लेकर आया है। सर्जिकल मास्क के निर्माण में लगभग 50 लोग जुटे हुए हैं। हालांकि शुरुआत उन्होंने 2 लेयर्स मास्क के साथ की थी, लेकिन अब उन्होंने 3 स्तरीय मास्क का उत्पादन शुरू कर दिया है। और कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के उपचार में जुटे डॉक्टर और अन्य लोगों के लिए इंजीनियर्स सुरक्षा चक्र बना रहे हैं। मास्क से कहीं अधिक सुरक्षित इस सामग्री का नाम उन्होंने फेस शील्ड दिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में नीति आयोग द्वारा समर्थित अटल इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा संचालित एक इंक्यूबेटर में इंजीनियर्स ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए फेस शील्ड बनाकर अपना हाथ आगे बढ़ाया है। इंजीनियर्स ने स्थानीय डॉक्टरों से इनपुट का उपयोग करते हुए और सुरक्षा मानकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया है। इसे बनाने में 3D प्रिंटर्स और लेजर कटर का इस्तेमाल किया गया है। इंजीनियर्स ने कहा है कि डिजाइन का लाभ ये है कि ये फेस शील्ड पूरे चेहरे को कवर करता है और साबुन से साफ करने के बाद इसका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले 250 फेस शील्ड को कोयम्बटूर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल और ESI अस्पताल में मुफ्त दिया गया, जबकि नगर निगम के 100 फेस शील्ड को सफाई कर्मचारियों को मुफ्त में दिया गया है।
खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ाया गया है, जिससे ज्यादा किसानों की भीड़ न लगे।